फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे 25 क्वेश्चंस, आज हम लोग उस 25 क्वेश्चन पर जो है डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन जो हमारे होंगे ये हमारे आने वाले आगामी परीक्षा लेखपाल के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास पहला है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन आपके पास है संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अधिकरण कारक और चौथा ऑप्शन आपके पास है कर्म कारक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है अलगाव की स्थिति में हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ और बंदर के बीच में जो स्पेस हो जाती है, जो दूरी हो जाती है, वो अलगाव कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वह कह रहा कि वह अगले साल आएगा, यानी कि इस साल और आने वाले साल के बीच में कुछ दूरी है, इस वजह से यहाँ पर आंसर हमारा चला जाएगा फ्रेंड्स किसके साथ, अपादान कारक के साथ। किसके साथ चला जाएगा, अपादान, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, उदय। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। आपसे पूछा गया कि उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो आप फ्रेंड्स हम लोग पहले बात कर लें कि ये जो उदय शब्द दिया है ये है क्या, उदय शब्द क्या है ना। तो उदय शब्द आपने देखा होगा, सूर्य उदित होता था, सूर्य निकलता है। उदय शब्द का जो हमारा अर्थ बनता है वो निकलना होता है फ्रेंड्स। तो निकलने का अर्थ होता है, अब जब हमारा सूर्य जो है डूब जाता है तो वो अस्त हो जाता है, अर्थात उदय का जो विलोम होगा वो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, अस्त के साथ। ठीक है, कौन सा, अस्त। अस्त मीन्स होता है छिप जाना और उदय मीन्स होता है निकल जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। अब भविष्य काल की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स समझिए, भविष्य काल जो है कितने भविष्य काल के भेद होते हैं, है ना। देखिए पहले तो काल समझ लीजिए, काल हमारे होते हैं तीन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, भूतकाल का मतलब जो बीत चुका हो, और जो भविष्य काल होता है आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। फ्रेंड जो वर्तमान काल होता है उसके 5 भेद होते हैं, और जो हमारा भूतकाल होता है उसके 6 भेद होते हैं, और जो हमारा भविष्य काल होता है उसके 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद भविष्य काल के कौन से समझ लीजिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु भविष्य काल, ये 3 भविष्य काल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास थे। पहला ऑप्शन था मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, दूसरा ऑप्शन था मैंने एक पेड़ काट लिया, तीसरा ऑप्शन था मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, और आपका जो चौथा ऑप्शन था मैं आपका आभारी हूं। यहाँ पर जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है, पहले ऑप्शन में कहा गया है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूंगा, मतलब कि आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। इसलिए भविष्य काल आपसे पूछा गया, आने वाले समय के बारे में पूछा गया था, इसलिए आपका आंसर पहला होगा, आपका आंसर पहला होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि प्रश्न 4 और 5, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न स्क्रीन पर चल रहा है ये चौथा प्रश्न होगा, और जो आने वाला प्रश्न होगा नेक्स्ट 5वां प्रश्न जो होगा, उन दोनों में फ्रेंड्स आपको बताना है मुहावरा। क्या बताना है आपको, उसमें मुहावरा या लोकोक्ति के अर्थ आपको बताने हैं, सही अर्थ आपको चुनना है कि इस मुहावरे में या लोकोक्ति में कौन सा सही अर्थ होगा, उसे हमें चुनना है। तो हमारा मुहावरा क्या दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मुहावरा जो हमारा दिया गया है, वो मुहावरा दिया गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ आशय ये है फ्रेंड्स कि ज्यादा खाने वाले व्यक्ति के को जो है कम जो है देना, भोजन देना। ठीक है, यानी कि अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, है ना। यानी इसका पेट बड़ा हो और वो खाने वाला ज्यादा हो, उसको मान लीजिए 4 किलो की आवश्यकता है, उसको हम 250 ग्राम दें, तो वही होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, पहला आंसर हमारा बन जाएगा, पहला यानी कि
बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हमारा है जूते चाटना। फ्रेंड्स क्या यहाँ दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जूते चाटना, जूते चाटना। अब जूते चाटने का भी ये मुहावरा है, इसका हमें अर्थ आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन पहला इधर उधर घूमना, दूसरा ऑप्शन का मतलब घूस देना, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया जूतों को चमकदार बनाना, जूतों को चमकदार बनाना, और जो थर्ड ऑप्शन है खुशामद करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जूते चाटने का मतलब होता है किसी का तलवा चाटना, और किसी की जो है खुशामद करना, किसी को खुशामद करना। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर बन जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, खुशामद करना। ठीक है, पांचवे का आंसर हमारा डी होगा, खुशामद करना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है सातवां, ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो डॉट 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 कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डॉट 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 में जो है आपको भरना है। आपके पास ऑप्शन पहला है अभ्यागत, ऑप्शन दूसरा है गणमान्य, ऑप्शन तीसरा है अतिथि, ऑप्शन चौथा है असामयिक। ठीक है, इसका आशय ये है कि जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता फ्रेंड्स वो अतिथि होता है। कौन होता है, अतिथि। इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि शब्द अगर हम भर देंगे, अतिथि शब्द जो हमारा है यहाँ पर ही भरा जाएगा, अतिथि शब्द यहाँ पर भरा जाएगा, चूंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं होता कब आ जाए। ठीक है, आप ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हमारा ये है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। स्वच्छ मीन्स होता है साफ सुथरा। अब इसका फ्रेंड्स आपको बताना क्या है कि स्वच्छ शब्द जो हमारा है इसका आपको पर्यायवाची बताना है, यानी कि समानार्थी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पंकिल, और दूसरा ऑप्शन है नीरज, तीसरा ऑप्शन है नीरद, और चौथा ऑप्शन है निर्मल। तो फ्रेंड्स पहले पंकिल के बारे में समझ लेते हैं। पंकिल जो होता है इसे हम बोलते हैं मैला। ठीक है, पंकिल होता है मैला, ठीक है, या गंदा। तो यहाँ स्वच्छ है, साफ का पर्यायवाची चाहिए, तो गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है नीरज, नीरज होता है कमल का पर्यायवाची, ये भी गलत हो गया। नीरद ये होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं लास्ट में हमारा होता है फ्रेंड्स निर्मल। क्या दिया गया ऑप्शन में, निर्मल। निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ, है ना, साफ सुथरा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात इस 8वें नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जो हो जाएगा हमारा निर्मल। कौन सा हो जाएगा, निर्मल। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, लिखा है 9वां और 10वां दोनों क्वेश्चन के लिए इसमें फ्रेंड्स दिया गया है निर्देश। आपको एक वाक्य दिया गया होगा और उस वाक्य में जो है 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि जो ये सेंटेंस लिखा है, ये वाक्य लिखा है, इसमें किसी भी पार्ट में गलती है या गलती नहीं है। यदि गलती होगा तो उस पार्ट को हमें टिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। यदि गलती नहीं होगा तो डी ऑप्शन को जो है हमें टिक करना है, क्योंकि उस पर लिखा कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पूरा वाक्य लिखा क्या गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है लिखा है मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा, कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो ये देखिए तुरंत आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है चीनी, हमने बोल दिया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ लीची लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लीची कह लीजिए चाहे चीनी कह लीजिए। अब देखिए यहाँ खरीदने हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखा अब खरीदनी होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है। यहाँ पर जहां पर खरीदने लिखा है फ्रेंड्स वहां पर होना चाहिए खरीदनी। ठीक है, क्या होना चाहिए, खरीदनी होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंसर किस तरफ चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। किसकी गलती इसके किस पार्ट में है, तीसरे पार्ट में, अर्थात सी ऑप्शन में इसकी गलती छिपे हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि इसमें कहीं पर गलती आपको दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में किसी भी पार्ट में अगर गलती हो वही हमें ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या गया है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल तो। अब यहाँ तो जो लिखा है गलत लिखा है, तो को हमें लो करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो,
लो था, लेकिन यहाँ पर गलती से तो टाइप हो गया, परंतु ये गलती नहीं है, गलती सेंटेंस में अभी हमें ढूंढना है। तो करा है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखें अपने अपने पुस्तकें और सॉरी अपने अपनी किताबें, अब यहाँ करा बस्ते में डाल लो, इसमें त्रुटि है कि त्रुटि नहीं है, यही हमें ढूंढना था। ठीक है, तो अपने अपने जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है अपने अपने किताबें, फ्रेंड्स अपने अपने स्थान पर हमें होना चाहिए अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल दो। अर्थात इसके किस पार्ट में गलती है, गलती इसके जो है पार्ट में, यानी कि अर्थात ए वाले पार्ट में गलती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, ए। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 11वां। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारा होगा, 11वां क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि 11वां और 12वां दोनों के लिए निर्देश आपको दिया गया। 11वें क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन दोनों के लिए निर्देश दिया गया है। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। क्या दिया है, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और एक अर्थ शब्द के साथ ही दूसरा अर्थ बताइए। अर्थात यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, ठीक है, उसका एक अनेकार्थी शब्द भी दिया गया है और एक अन्य जो है यानी दूसरा आपको अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल है, बेहतरीन क्वेश्चन है और जटिल क्वेश्चन भी है। लिखा है प्रमत्त, फिर लिखा है स्वेच्छाचारी, यानी प्रमत्त का जो है एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। अब आपको दूसरा अर्थ आपको बताना है कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा प्रमत्त लिखा है या स्वेच्छाकारी लिखा है, मतलब स्वयं से कार्य करने वाला, अर्थात मतवाला जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इस उन्नत का मतलब भी होता है नशाखोर अर्थात मतवाला। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कनक। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, कनक लिखा है ना, कनक धतूरा, यानी कनक का एक अर्थ धतूरा होता है फ्रेंड्स और एक अर्थ और आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपका है प्रसाद, दूसरा है कसौटी, तीसरा है आभूषण और चौथा है सोना। आपने देखा होगा कनक का दो अर्थ होता है, एक तो आपको दिया गया धतूरा और दूसरा आंसर इसका होता है सोना। दूसरा आंसर क्या होता है इसका, सोना होता है। ठीक है, सोना ही पहनने वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां क्वेश्चन है, लिखा है इसमें आपको बताना क्या, संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, क्या बताना, संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, लिखा है रीति अनुसार, है ना, रीति अनुसार, यानी कि इसको हमें संधि विच्छेद यानी खंडित कर देना है, इनको तोड़ देना है। ठीक है, तो तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, लिखा है रीत अनुसार। रीत अनुसार का अगर हम तोड़ दें फ्रेंड्स तो होगा रीत प्लस अनुसार। क्या होगा, रीति प्लस अनुसार। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर संधि की तो फ्रेंड्स कौन सी संधि होगी, अगर हम बात करें यहाँ पर संधि की तो कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अगर कहीं पर भी या के पहले कोई भी कटा पिटा अक्षर आपको दिखाई देता है तो वहां पर यण संधि होता है। अब यण संधि क्या है इसको समझते हैं। हमारे संधियां होती हैं तीन प्रकार की संधि होती हैं। कौन कौन होती हैं समझिए थोड़ा सा। पहला हमारा जो संधि होता है स्वर संधि, दूसरा संधि हमारा होता है विसर्ग व्यंजन संधि, तीसरा संधि हमारा होता है विसर्ग संधि। ये 3 संधि हैं। तो अब पहला जो हमारा संधि है यानी कि स्वर संधि, स्वर संधि के फ्रेंड्स 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में ये यण संधि आता है। 5 भेद कौन कौन उसे जान लीजिए। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है गुण संधि, तीसरा होता है हमारा वृद्धि संधि, चौथा होता है हमारा यण संधि और 5वां होता है आयादी संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको हम तोड़ेंगे तो रीति प्लस अनुसार बन जाए। क्या बनेगा, रीति प्लस अनुसार, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन दोनों के लिए फ्रेंड्स निर्देश है। इसमें कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि ये जो आपके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उन चारों ऑप्शन में से किसी एक वाक्य में जो है पूरा वाक्य हमारा शुद्ध होगा और बाकी जो ऑप्शन आपके पास और है 3 उसमें अशुद्धि होगी। आपको छांटना है शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला कुछ जो है दिया गया वाक्य है कि वह एक महिला विद्वान, वह एक महिला विद्वान थी। इसमें दिया गया वह एक महिला विद्वान थी। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, महिला के लिए फ्रेंड्स हम विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमेशा पुरुष के साथ जो है विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है, महिला के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, अर्थात इसमें गलती है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है
कि वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। अब विदुषी, अब लिखा वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विदुषी, विदुषी देखिए अब थोड़ा सा विद्वान का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो विदुषी होता है, तो महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये ऑप्शन आपका फ्रेंड्स जो है सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका इसमें सही दिया गया, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट नीचे भी देख लेते हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक विदुषी महिला थी वह, ये भी गलत हो जाए क्योंकि वह बाद में नहीं लगता, करता पहले लगता है। वह एक विद्वान महिला थी, मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि वह विद्वान जो है महिला के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां। इसमें भी वही आपको बताना फ्रेंड्स, क्या बताना है, इसमें भी वही आपको बताना है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें भी आपको शुद्धि ही ढूंढना है कि वह कौन सा जो है वाक्य है कि इसमें शुद्ध है। चार वाक्य आपके पास हैं। पहला वाक्य है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, दूसरा दिया है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है प्रमाण। मान लीजिए आपके पास जब प्रमाण होगा तो वो रूपरेखा होगा, लिखा हुआ होगा ना, तो उसके सा प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सा का मतलब साथ में ले जाना। अब यहाँ पर प्रमाण में लिखा हुआ प्रमाण आपके पास, तो सा की कोई जरूरत नहीं, तो सा शब्द जहां जहां पर प्रयोग हुआ वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए बी ऑप्शन में सा का प्रयोग, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ चौथे वाले ऑप्शन में सा का प्रयोग, ये भी गलत हो गया। अब इसको हमें खाली चेक करना, वह प्रमाण के सहित अपनी बात को बताएगा। यहाँ पर के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहां पर होना क्या चाहिए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताए, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें को की गलती है, यहाँ पर क्या है, के की गलती है, वह प्रमाण के, यहाँ के का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ये बी ऑप्शन गलत, सी गलत और डी गलत। आंसर हमारा चला जाएगा किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाला वाक्य हमारा होगा फ्रेंड्स, वो हमारा होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। अब 16वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको दिया क्या गया, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। 16वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 16 और 17 दोनों के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द आपको चुनना है, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना, यानी कि जो ये आपको एक शब्द दिया गया, आपको जो वाक्य दिया गया है इसके लिए केवल एक शब्द चुनना है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आपकी किताब में लिखा होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया उसको, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि ये जो आपका वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द चुनना है, ठीक है। एक शब्द में हम इस वाक्य को ना बोलकर किसी एक शब्द का प्रयोग कर दें, लेकिन ये वाक्य का जो है सूचक बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या बनता है। पहला ऑप्शन है सहायक, दूसरा ऑप्शन है सहृदय, तीसरा ऑप्शन है सहचर, और चौथा ऑप्शन आपका है सहकार। यहाँ पर लिखा किसी की सहायता करने वाला हमेशा सहायक होता है। कौन सा होता है, सहायक होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, वह भला चाहने वाला, ठीक है, भला चाहने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर भला चाहने वाले के बारे में आपको बताना है, एक वाक्य का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है निस्वार्थ, दूसरा लिखा है आपका पुण्यात्मा, तीसरा लिखा है हितैषी, और चौथा लिखा है सहायक, ठीक है। क्या लिखा है, पहला निस्वार्थ, दूसरा लिखा है पूर्ण आत्मा, तीसरा लिखा है हितैषी, और चौथा ऑप्शन आपके पास है सहायक। अब कह रहा भला चाहने वाला, भला चाहने वाला फ्रेंड्स हमेशा आपका क्या होता है, हितैषी होता है, आपके हित के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, ठीक है। तो भला चाहने वाले व्यक्ति को हम हितैषी कहते हैं, अर्थात हमारा आंसर कहाँ बन जाएगा भैया, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन लिखा है कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। फ्रेंड्स इसमें आपको बताना उपयुक्त वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है। ये जो हमारी पंक्ति लिखा है कि आँखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे
रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी, इसमें आपको रस बताना है। ठीक है, कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पहली बात दिया गया, पहला आपको ऑप्शन दिया गया वीर रस, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया वियोग श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया शांत रस, और चौथा जो है आपको दिया गया है संयोग श्रृंगार रस। पहली बात तो वीरता की बात इसमें की नहीं गई है, तो इसलिए वीर रस तो होगा नहीं। शांति की बात की नहीं गई तो इसमें शांत रस होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शन आपके पास, एक संयोग है, संयोग श्रृंगार है, और एक वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार इसलिए नहीं हो सकता है, संयोग श्रृंगार में जो है जो हमारा संयोग श्रृंगार होता है उसमें नायक और नायिका एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, उसमें दुख की कोई बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर नायक जो हरि के रूप में है, अर्थात ईश्वर के रूप में है। ठीक है, स्त्री का जो नायक है वो हरि के रूप में, ईश्वर के रूप में है, और वो बहुत दूर है, और उनको देखने के लिए उनकी आंखियां भूखी हुई है। इसलिए यहाँ पर रस जो हमारा बन जाएगा वो हमारा आंसर जाएगा भैया बी ऑप्शन, यानी कि वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हमारा बन गया भैया कौन सा? बी आंसर। कौन सा बन गया? बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन यह है कि विद्वान शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था कि फ्रेंड्स विद्वान शब्द जो है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसका स्त्रीलिंग हमेशा विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। पहला ही ऑप्शन में दिया गया है आपको, पहला ही ऑप्शन में आपको दिया गया विदुषी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? विदुषी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? विदुषी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि आपके पास तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या है? तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, अब तद्भव शब्द का जब चयन करना है तो इसमें जो है आपके पास 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि तत्सम होंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो तद्भव होगा। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, अब ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, पहला लिखा है प्यास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रांगण, तीसरा ऑप्शन लिखा है उद्वेग लिखा, और चौथा ऑप्शन लिखा आश्रम। संयुक्त अक्षर का जहां पर प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो हमेशा तत्सम होता है, तो ये आश्रम शब्द हमारा तत्सम है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जहां पर ड़ा आ जाता है और यहाँ पर ऊपर अगर कोई पॉइंट लगी होती है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हमारा तत्सम होता है, ये भी नहीं, हमें तद्भव ढूंढना है। उद्वेग, यहाँ पर देखिए अगर दा में कहीं पर भी आधा वा का प्रयोग किया जाता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? तत्सम शब्द होता है। तो फ्रेंड्स हमारा बच कौन सा ऑप्शन रहा है? हमारा ऑप्शन बच रहा है ए ऑप्शन हमारा क्या लिखा गया है? प्यास। ठीक है, यही प्यास शब्द हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? तो होगा पियासा। क्या होगा इसका तत्सम? पियासा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 21वां क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया काली घटा का घमंड घटा में आपको फ्रेंड्स बताना है अलंकार, कि कौन सा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शन पहला है यमक, ऑप्शन दूसरा उपमा, ऑप्शन तीसरा उत्प्रेक्षा, ऑप्शन चौथा रूपक अलंकार। ठीक है, यहाँ पर लिखा है काली घटा घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है। ठीक है, तो काली घटा का मतलब होता है कि बादलों का काला घटा। ठीक है, एक अर्थ ये हो गया। लिखा है घमंड घटा, यानी किसी व्यक्ति का जो घमंड कम हो जाता है, घट जाता है, तो वो हमारा घटा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जो है अर्थ दे रहा घटा शब्द, तो इसमें आप जानते हैं कि यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर एक ही जैसे शब्द का प्रयोग किया जाए परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आंसर बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यमक अलंकार। कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। आपको चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। थोड़ा समझिएगा, चाकू शब्द जो हमारा खुद ही बहुवचन है। ठीक है, खुद ही बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर चाकू लिखा गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चाकू वो नहीं होगा, चाकू ये नहीं होगा, चाकू वो नहीं होगा। इसका आंसर याद कर लीजिए, इसका आंसर याद कर लीजिए, चाकू का चाकू ही होता है बहुवचन। जैसे हस्ताक्षर शब्द है उसका बहुवचन हमेशा हस्ताक्षर ही होता है। ठीक है, प्राण शब्द है हमेशा बहुवचन में ही होता है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में समास आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? ये जो त्रिवेणी शब्द आपको दिया गया है, त्रिवेणी शब्द में कौन से समास का प्रयोग हुआ है?
ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। अगर फ्रेंड्स इसको हम अलग कर दें तो तिर अलग हो जाएगा, बेड़ी अलग हो जाएगा। बेड़ी मीन्स होता है जो है नदी, और तिर मीन्स तीन, यानी तीन नदियों का जो संगम होता है उसे हम बोलते हैं त्रिवेणी। और आपको पता है कि जहां पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है वो समास हमारा बन जाता है कौन सा? द्विगु समास। कौन सा समास बनता है? तो द्विगु समास। इसका ऑप्शन हमारा होगा सी, द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में तत्सम शब्द का चयन करना। पिछले वाक्य में क्या था? तद्भव का चयन करना था, और यहाँ पर आपको इस वाक्य में चयन करना है। तो क्या चयन करना है आपको? तत्सम शब्द को चयन करना है। ठीक है, अब देखिए तत्सम शब्द का यदि चयन करना है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो और ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, ऑप्शन जो हमारे हैं 4, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन केवल तत्सम होगा और बाकी सब हमारे तद्भव होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहला हमारा लिखा है तीखा, ठीक है, तीखा, और दूसरा हमारा लिखा है अटारी, और तीसरा हमारा लिखा है गहरा, और चौथा हमारा लिखा है निष्कृष्ट। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आपको तत्सम शब्द चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लिखा है अटारी, अटारी शब्द जो हमारा है ये तद्भव है। क्या है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका जो तत्सम होता है अट्टालिका होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें लिखा है गहरा, तो गहरा शब्द जो हमारा तद्भव इसका तत्सम होता है गंभीर। ठीक है, ए ऑप्शन में आपको लिखा गया है तीखा, तो तीखा शब्द जो हमारा तद्भव है इसका तत्सम तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? इसका तत्सम तीक्ष्ण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, निकृष्ट। ठीक है, निष्कृष्ट शब्द। अब यहाँ पर देखिए जहां पर आधा मूर्धन्य वाले सा का प्रयोग हुआ होता है वो हमेशा तत्सम शब्द होता है, ऐसे भी आप पहचान कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 24वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 25वां। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी कि इसमें आपका जो है एक जो है मोटा शब्द है, छपा शब्द, यानी कि लिखा है अत्याधिक। अत्याधिक शब्द में आपको बताना है, इसको हमें शुद्ध करना। अत्याधिक हमें शुद्धिकरण के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है पहला अत्यधिक, दूसरा आप लिखा है अत्यधिक, और तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक, और चौथा ऑप्शन आपके पास अत्याधिक। फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वो पहला आंसर बन जाएगा। कौन सा? पहला आंसर, यानी कि अत्यधिक आंसर होता है।